वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th से NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से अनुभाग 2 चैप्टर 3 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोमन साम्राज्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके, जहां आप पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट देकर स्वमूल्यांकन भी आप कर सकते हैं, सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं क्लास 11th से अनुभाग 2 चैप्टर 3 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, तत्पश्चात पिता का नाम और आपके मोबाइल नंबर, संस्था का नाम। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? गणराज्य से तात्पर्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था कब शुरू हुई थी रोम में? 509 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व, 46 ईसा पूर्व या 306 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है 509 ईसा पूर्व। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, 509 ईसा पूर्व में रोम में गणराज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है, या गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। जो अन्य विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर उनका भी वर्णन किया गया है, तो आप इनको भी राइट डाउन करिएगा। यहाँ से भी आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 46 ईसा पूर्व, जूलियस सीजर 46 ईसा पूर्व में रोम का अधिनायक बन गया था तथा शासन की समस्त शक्तियां उसने अपने हाथों में ले ली थी। अधिनायक मतलब समस्त शक्तियां अपने हाथों में लेने वाला व्यक्ति। 27 ईसा पूर्व, ऑक्टेवियन जो इसने अगस्टस की उपाधि धारण की थी ने 27 ईसा पूर्व में अपना राजतंत्रात्मक शासन स्थापित किया था। रोम में राजतंत्रात्मक शासन स्थापित किया था सम्राट ऑक्टेवियन ने, है ना, जो इतिहास में अगस्टस के नाम से जाना गया था। और उसने अगस्टस की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली, है ना। अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस राज्य की स्थापना की थी उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। यहाँ अगस्त में लिखा है, आप इसको अगस्टस पढ़िएगा, है ना। अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस राज्य की स्थापना की थी उसे क्या कहते थे? तो आपको लिखना है उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ओके। एक और विकल्प था आपका 306 ईस्वी। तो 306 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोम के राज सिंहासन पर आसीन हुआ और उसके शासनकाल में सबसे पहले उसने सोने के सिक्के प्रचलित किए या सोने के सिक्के चलाए थे, और उन सोने के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता है। ओके, तो यह भी वस्तुनिष्ठ आपका बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया को पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था? सम्राट ट्राजन, सम्राट टिबेरियस, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन या अगस्टस? तो इसका राइट आंसर है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसी शासक ने 312 ईस्वी में ईसाई धर्म स्वीकार करके उसे राजधर्म भी घोषित कर दिया था, है ना। कभी आ सकता है कि ईसाई धर्म कब स्वीकार किया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने? तो 312 ईस्वी में, और उसको राजधर्म भी घोषित कर दिया था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, जस्ट अभी हमने चर्चा की थी, जिसे सॉलिडस कहा जाता था, जो 4.5 ग्राम वजन के थे। ओके, इससे पहले चांदी के सिक्के रोम में प्रचलित थे। जब सोने के सिक्के प्रचलित नहीं थे, इसके पहले चांदी के सिक्के चलते थे, जिसे क्या कहते थे? दिनारियस। ये भी आपका वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? दिनारियस। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? सॉलिडस, है ना। और दोनों का वजन 4.5 ग्राम का था, चाहे वह चांदी के सिक्के हो चाहे वह सोने के सिक्के हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रोमन सम्राट के शासनकाल को पैक्स रोमाना कहा जाता है ना। अब पैक्स रोमाना क्या होता है? रोमन की शांति या रोम की शांति, है ना। जो रोम में शांति की स्थापना की थी उसको पैक्स रोमाना भी कहा जाता है। तो यह किस सम्राट ने की थी? सम्राट अगस्टस, सम्राट डायक्लोशियन, सम्राट जस्टिनियन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सम्राट
ऑगस्टस। सम्राट ऑगस्टस, जिसका वास्तविक नाम था ऑक्टेवियन, जो 27 ईसा पूर्व में रोम का शासक बना था, और उसके शासनकाल को पैक्स रोमाना अर्थात रोमन की शांति या रोम की शांति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल में शांति व्यवस्था पर बहुत जोर दिया गया और अपने शासन काल को सुचारू रूप से भी उसने चलाया था। ठीक है, रोम वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली या स्पेन? तो राइट आंसर है रोम वर्तमान में इटली में स्थित है। तो जो आपका वस्तुनिष्ठ था उसका आंसर आप देख चुके हैं, इटली में स्थित है रोम वर्तमान में। लेकिन ये प्रश्न आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहा है, रोम की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यदि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपको लिखना होगा रोम वर्तमान में इटली में स्थित है। रोम की सभ्यता का जन्म एवं विकास इटली में ही हुआ था। इटली भूमध्य सागर में स्थित है। अब इटली कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इटली के मध्य में टाइबर नदी बहती है, इसी के समीप रोम नगर बसा हुआ है। रोमन साम्राज्य काफी विशाल था। इसके विस्तृत क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा क्षेत्र सम्मिलित था। एक और वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। आपका वस्तुनिष्ठ आ सकता है कि रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो आज का वर्तमान का यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो ये आप लिख सकते हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 तख्तियों के कानून विधि संहिता किस देश से संबंधित थी? यूनान, फ्रांस, अफ्रीका या रोम? तो इसका राइट आंसर है रोम। गणतंत्रकालीन रोम में 454 ईस्वी में 454 ईसा पूर्व में, है ना, यहाँ ईसा पूर्व करना है। तो गणतंत्रकालीन रोम में 454 ईसा पूर्व में एक विधि संहिता तैयार की गई थी। अब विधि संहिता मतलब कानून की पुस्तिका। इस विधि संहिता को लकड़ी की तख्तियों के ऊपर लिखा गया था, है ना। इस विधि संहिता को लकड़ी की तख्तियों के ऊपर लिखा गया था, जिन्हें 12 तख्तियों के कानून के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं गणतंत्रकालीन रोम में जो व्यवस्था हुई थी 509 ईसा पूर्व में गणतंत्रकालीन रोम की स्थापना की गई थी, और 454 ईसा पूर्व में एक विधि संहिता लिखी गई थी जो लकड़ी की तख्तियों के ऊपर लिखी गई थी, जिन्हें 12 तख्तियों के कानून नाम से जाना जाता है। इस कानून संहिता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लिए समान न्याय व्यवस्था पर बल दिया गया था। जो 12 तख्तियों के कानून थे इसमें समानता का अधिकार पर जोर दिया गया था। इसमें चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था पर समान रूप से बल दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्यूनिक युद्ध कब और किसके बीच हुए थे? 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व रोम और इटली के मध्य, 264 ईस्वी से 146 ईस्वी रोम और इटली के मध्य, 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व रोम और कार्थेज एक व्यापारिक नगर था के मध्य, या 264 ईस्वी से 146 ईसा पूर्व रोम और कार्थेज के मध्य। तो राइट आंसर है 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व रोम और कार्थेज के मध्य हुआ था। कार्थेज एक व्यापारिक नगर है। प्यूनिक युद्धों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यह फीडबैक में आंसर जरूर देखिएगा। लगभग समस्त इटली पर अधिकार करने के बाद रोम एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, अतः रोमवासी अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी क्रम में रोम वासियों के कार्थेज के साथ युद्ध हुए। कार्थेज एक व्यापारिक नगर था, उसके साथ युद्ध हुए, और यह युद्ध 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक चलते रहे। इन युद्धों को इतिहास में प्यूनिक युद्धों के नाम से जाना जाता है। अब जो कार्थेज नगर था यह अफ्रीका के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित था। यह अफ्रीका के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित था, जो कि एक व्यापारिक नगर था। रोम एवं कार्थेज के मध्य 3 युद्ध हुए और अंततः रोम की सेना को विजय प्राप्त हुई और कार्थेज पर अत्यधिक अत्याचार किए गए और उस नगर को जलाकर राख कर दिया गया और वहां के लोगों को दास बना लिया गया। ओके, तो प्यूनिक युद्धों के बारे में कभी आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई जिन मटकों में या कंटेनरों में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? एम्फोरा, मेपालिया, पेपायरस या पेटर्स? तो एम्फोरा इसका राइट आंसर है।
अब बाकी के जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। मेपालिया तो चरवाहे तथा जो अर्ध यायावार होते थे, अर्ध यायावार मतलब कुछ समय के लिए अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने वाले, वह अपने साथ अवन, अवन मतलब ओवन आपने देखा होगा, तो ओवन के आकार की झोपड़ियां लेकर घूमते थे। इन झोपड़ियों को मेपालिया कहा जाता था। ठीक है। एक और ऑप्शन था आपका पेपाइरस। तो पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जिससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उसकी जगह इनका भी प्रयोग किया जाता था। एक और ऑप्शन था आपका पेट्रेस। तो पेट्रेस, सीनेटर को पेट्रेस कहा जाता था। अब सीनेटर क्या था? उच्च वर्ग के जो लोग होते थे उनको सीनेटर कहा जाता था और उनको पेट्रेस भी कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता। बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका। रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास के मुख्य 3 खिलाड़ी कौन थे? सम्राट किसान और सामंत, सम्राट सीनेट और सेना, सम्राट संसद और सेना, सम्राट सीनेट और मंत्री। तो इसका राइट आंसर है सम्राट, सीनेट और सेना। यह रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य 3 खिलाड़ी माने जाते हैं। यहां पर आपको बता दूं, सम्राट मतलब तो राजा हो गया। सीनेट उच्च वर्ग या जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे उनको, वो व्यक्तियों को चुनते थे और चुनकर जो जाते थे तो वो सीनेट कहलाते थे। और सीनेट ही, जिस प्रकार अभी वर्तमान में जो संसद है उस संसद में हम सभी वोट डालने का अधिकार है और हम सांसद और विधायकों को चुन सकते हैं। लेकिन जब रोमन साम्राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय उच्च वर्ग और अभिजात वर्ग के लोग ही सांसद या जो भी व्यक्ति होते थे उनको चुन सकते थे, जो सीनेट के सदस्य होते थे। और तीसरा है सेना। ओके, अब हम आ गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न अब आपके तैयार होंगे। निर्देश में आपको बता रखा है 1 से अधिक या सभी विकल्प आपके सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, रोमन साम्राज्य की दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? या रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी, है ना? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब दास आप सब जानते हैं, जब युद्ध में कोई हार जाता है, जो सेना जिस राज्य को वो जीत लेते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बंदी बनाकर जीता हुआ साम्राज्य अपने साम्राज्य में लेके आ जाता है और उनको नौकर जैसा रखता है, दास जैसा रखता है ना? तो ये प्रथा रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य में रोमन कानून के अनुसार दासों को संपत्ति माना जाता था। वहाँ पर एक ऐसा कानून था रोमन साम्राज्य में कि दासों को संपत्ति के रूप में रखा जाता था, मतलब व्यक्तियों को बेचा और खरीदा जाता था। दूसरा बिंदु यही है आपका, दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। दास लोग मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित थे, मतलब दास का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। जो मालिक उनको खरीद लेता था वह उनसे उसके अधिकारों के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता था, उसको अधिकारों से वंचित कर देता था। उच्च वर्ग द्वारा दासों पर अनेक अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, है ना? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था। उनको 2 टाइम का भोजन तो उपलब्ध करा दिया जाता था, लेकिन उस भोजन के बाद बहुत सारा काम उनसे लिया जाता था, उन पर बहुत सारे अत्याचार भी किए जाते थे। तो यह जो है रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, सभी बिंदु आपके फीडबैक में आप देख पा रहे हैं आपके सभी बिंदु सही हैं। एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, दास प्रजनन, है ना? दास प्रथा की बात चल रही है तो दास प्रजनन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दास प्रथा अपने चरम पर थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में युद्धों तथा लड़ाई झगड़ों में कमी आ गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में युद्धों तथा लड़ाई झगड़ों में कमी आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप दासों की आपूर्ति कम हो गई और दास श्रम का संकट उत्पन्न हो गया। उच्च वर्ग जो दास श्रम पर आधारित था उसे दास प्रजनन के उपायों का सहारा लेना पड़ा। दास प्रजनन, अब ये दास प्रजनन क्या है? ऊपर जो बताया गया है दास प्रजनन की क्यों जरूरत पड़ी ये बताया गया है, और क्वेश्चन परीक्षा में आएगा दास प्रजनन किसे कहते हैं। जो नीचे वाला पैराग्राफ इसका आंसर है दास प्रजनन। दासों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा थी। इसके अंतर्गत दास स्त्रियों और पुरुषों को अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करने का प्रोत्साहन दिया जाता था, ताकि आगे चलकर उनके बच्चे भी दास ही बने, जिससे दासों की कमी को पूरा किया जा सके। ये दास प्रजनन व्यवस्था है और ये एग्जाम में आती है। आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा मौद्रिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से थे? मौद्रिक क्षेत्र में
है ना, या मुद्राओं के क्षेत्र में उसने क्या क्या परिवर्तन किए रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। बिंदु है आपका पहला बिंदु, रोम में जब चांदी की कमी आने लग गई तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के ढलवाने का निर्णय लिया, है ना। स्पेन से चांदी आती थी और उस समय चांदी की कमी आने लग गई, तो जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था उसने सोने के सिक्के ढलवाने का निर्णय लिया। दूसरा बिंदु है आपका, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की, है ना। नए सोने सिक्के ढलवाने का निर्णय लिया और साथ में नई मौद्रिक प्रणाली भी प्रारंभ की। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रस्तुत सिक्के को सालिडस कहा जाता था। यह सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित किया गया था, है ना। जो उसने सिक्के ढलवाए थे वो भी 4.5 ग्राम शुद्ध सोने के बने हुए थे। इसके पहले जो सिक्के चलते थे वो दिनारियस अर्थात चांदी के सिक्के चलते थे और उनका वजन भी 4.5 ग्राम ही होता था। चौथा बिंदु बता रखा है आपको, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाए गए सालिडस नामक सिक्के बहुत अधिक लोकप्रिय रहे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी यह प्रचलन में रहे। बिल्कुल यह बिंदु भी आपका सही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फीडबैक में आपके सभी बिंदु जो बतलाए गए हैं वो सभी सही है। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तैयार हुआ है, आप इसको जरूर याद भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन साम्राज्य की सामाजिक जीवन की विशेषताएं कौन कौन सी है। या तो यह प्रश्न जैसा लिखा है वैसा आ सकता है, या रोमन साम्राज्य का सामाजिक जीवन के बारे में भी प्रश्न आ सकता है कि रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, या रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन की विशेषताएं। बात एक ही है। बिंदु पहला बिंदु है आपका, रोमन समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतम वर्ग। तो पहला बिंदु बिल्कुल सही है। यहाँ मैं आपको बता दूं उच्च वर्ग। अब उच्च वर्ग में कौन आते थे, अभिजात वर्ग अर्थात जो राजा के खास व्यक्ति जो होते थे वो उच्च वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग में प्रशासन और सेना से जो जुड़े हुए आम लोग होते थे वो मध्यम वर्ग में आते थे, जिसमें व्यापारी, व्यवसायी, किसान आदि सम्मिलित थे। और निम्नतम वर्ग में वो आते थे जो मजदूर वर्ग के लोग थे और इनकी स्थिति वहां पर अच्छी नहीं थी। तो पहला बिंदु क्लियर हो गया आपका। दूसरा है, रोमन समाज में एकल परिवार प्रथा व्यापक रूप से प्रचलन में थी। बिल्कुल, रोमन समाज में एकल परिवार प्रथा मतलब शादी हुई बेटे की और बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाता था, फिर उसका एक अलग परिवार होता था। इस प्रकार एकल परिवार प्रथा प्रचलित थी। हमारे भारतवर्ष में भी इस प्रकार की प्रथाएं अब वर्तमान में देखने को मिल रही है। तीसरा बिंदु है आपका, रोमन समाज पितृप्रधान था, परिवार में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, आज हमारा भारतवर्ष की भी बात करें तो भारतवर्ष में भी समाज पितृप्रधान ही है और रोमन समाज भी पितृप्रधान था। वहां पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी ना। कई प्रकार के निर्णय जब पितृप्रधान होता है समाज तो निश्चित ही महिलाएं कई प्रकार के निर्णय नहीं ले पाती है। तो भारतीय जो समाज है लगभग रोमन समाज और भारतीय समाज में बहुत कुछ समानताएं हैं। अगला बिंदु है आपका, महिलाओं को कई कानूनी अधिकार भी प्राप्त है, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता था। बिल्कुल, यह हमारे यहाँ भी वर्तमान में कानून बन चुका है, भारतवर्ष में भी। तो रोम में यह पहले से कानून था कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता था। तो यह रोमन साम्राज्य की कुछ सामाजिक विशेषताएं बता रखी है, इसको आप जरूर लिखिएगा। उक्त सभी बिंदु आपके सही हैं। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं। रोम साम्राज्य के आर्थिक विस्तार मतलब वह किस प्रकार शक्तिशाली समृद्धशाली राज्य बना, अथवा रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण कौन कौन से हैं, है ना। दोनों क्वेश्चन में से जो भी आ जाए आंसर बिंदु आपके वही बनेंगे। पहला बिंदु है आपका, रोम साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिससे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बिल्कुल सही है ना। आर्थिक विस्तार की जब हम बातें करेंगे तो वह आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हुई उसी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। बिल्कुल होता था। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे उन क्षेत्रों में एक एक इंच पर खेती की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रोमन साम्राज्य में जहाँ खेती उपजाऊ होती थी उन खेती को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता था। लगभग एक एक इंच पर खेती की जाती थी, है ना। मतलब खाली जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती थी। ओके, यहाँ के 25 सोने के सिक्के जिसे सालिडस कहा जाता था रोमन साम्राज्य की संपन्नता के प्रतीक थे। बिल्कुल सही है। आप सब जानते हैं सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्के प्रचलित किए थे जो रोमन साम्राज्य की संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं। ओके,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सभी बिंदु सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर सम्राट ट्राजन, है ना, कहीं ट्राजन भी लिखा है ट्राजन भी लिखा है, बात एक ही है। अगर सम्राट ट्राजन उस समय मतलब 113 से 117 ईस्वी में जब ये राजा रहा था, भारत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने में वास्तव में यदि सफल हो जाता तो भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता। यदि ट्राजन भारत पर हमला करके विजय प्राप्त कर लेता तो भारत की स्थिति वर्तमान में कैसी होती। तो रोमन साम्राज्य की तरह भारत में भी लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र होता। बिल्कुल सही है। जब ट्राजन का शासनकाल था उस समय वहां पर राजतंत्र व्यवस्था थी, तो आज हमारा जब भारतवर्ष में लोकतंत्र है तो ऐसे राजतंत्र की स्थापना हो जाती। संभवतः रोमन साम्राज्य की तरह यहाँ पर भी सोने के सिक्के प्रचलन में होते। निश्चित ही रोमन साम्राज्य में आप सब जानते हैं सोने के सिक्के प्रचलित थे, तो हमारे यहाँ पर भी सोने के सिक्के ही प्रचलित होते। रोमन साम्राज्य के मजबूत आर्थिक ढांचे के समान भारत भी आर्थिक रूप से मजबूत रहता। आप सब जानते हैं रोमन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत था। तो भारत भी यदि वह आक्रमण करता तो भारत भी आज शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत रहता। दास प्रथा का प्रचलन होता। रोमन साम्राज्य की सबसे मुख्य विशेषता थी दास प्रथा। तो यह दास प्रथा हमारे भारतवर्ष में भी हमें देखने को मिलती। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम आ गए हैं सही जोड़ी पर। सही जोड़ी में एक भाग में आपको रखा है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा, रोम में प्रति चांदी का सिक्का, रोम में प्रति सोने का सिक्का, सीनेट द्वारा संचालित व्यवस्था और नाइट वर्ग। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अश्वारोही, लैटिन, दिनारियस, सॉलिडस, गणतंत्रात्मक। पहला बिंदु है आपका रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी लैटिन, है ना, लैटिन भाषा उनकी मुख्य भाषा मानी जाती है। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का दिनारियस कहते हैं, कई बार हम रिपीट हो चुका है, ये आपको याद होना चाहिए। रोम में प्रचलित सोने का सिक्का, ये भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, सॉलिडस इसका राइट आंसर है। सीनेट द्वारा संचालित व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, है ना। और लास्ट है आपका नाइट वर्ग। तो नाइट वर्ग को अश्वारोही वर्ग भी कहा जाता है ना, जो घुड़सवारी करते थे, जो घुड़सवारी में निपुण होते थे, उनको नाइट वर्ग भी कहा जाता था या अश्वारोही वर्ग भी कहा जाता था। अब हम आ गए हैं, हमारे ये टेस्ट के क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं अभ्यास क्वेश्चन पर, ठीक है, जो हमने कहीं ना कहीं अभी ऊपर टेस्ट में पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप अपने स्वविवेक से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा, है ना। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे क्योंकि चांदी की कमी आ गई थी। तो आपको यही कारण बताना है इस अभ्यास क्वेश्चन में, चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा, है ना। आप अपने स्वविवेक से लिख सकते। इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, रोमन साम्राज्य में 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य कारण चांदी की मुद्राओं को ढालने के लिए जो चांदी स्पेन से आती थी वहां से चांदी आना बंद हो गई। अतः रोमन साम्राज्य के पास चांदी की मुद्रा के ढालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं थी। इसके विपरीत रोम में सोने की उपलब्धता बहुत अधिक थी। इसीलिए रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सॉलिडस नामक सिक्के चलाना शुरू कर दिए, जिनका वजन भी 4.5 ग्राम ही था, है ना। यह कारण आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी हेतु सूची बना रही हैं। आप उस सूची में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल करेगी। मतलब हमारी जो सूची तैयार होगी गृहिणी में, आप एक गृहिणी हैं और रोम की एक गृहिणी है, तो जरूरत की वस्तुओं की एक सूची बनाना है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि मैं रोम की एक गृहिणी होती तो घर की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी हेतु निम्नलिखित वस्तुएं शामिल करती। अब कौन कौन सी वस्तुएं होती थी आप मन से लिख सकते हैं, प्रश्न याद करने लायक नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अपने विवेक से इसको लिख सकते हैं। खाद्य सामग्री, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, दाल, जैतून का तेल, मसाले, नमक, चीनी, अंडे, मांस, दूध आदि, यह खाद्य सामग्री में शामिल करती। अन्य उपयोगी सामग्री के अलावा जो अन्य उपयोगी सामग्री है उसमें आप शामिल करते हैं भोजन बनाने के लिए बर्तन, परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्र, बच्चों के लिए खिलौने, पढ़ने की सामग्री, विश्राम करने के लिए पलंग, बैठने के लिए मेज, कुर्सी और सुंदर प्रसाधन और आभूषण, यह सभी शामिल करती। ओके, तो ये सब स्वविवेक से लिखने के आंसर हैं, आप लिख सकते हैं। अब हम हमारे जो टेस्ट पूरा हो चुका है, टेस्ट में अभ्यास कार्य, अब हम इसको सबमिट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर देख लेते हैं।
30 आउट ऑफ 30 अंक अर्जित कर चुके हैं। जो भी हमने टेस्ट टर्म अभ्यास कार्य हल किया है उसके सभी क्वेश्चन सही हैं। अब आपको विशेष रूप से इसमें याद रखना है जो आपको फीडबैक में आंसर दे रखे हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए और इसको याद भी करना है आपको, है ना। जिसके फीडबैक आपको मिल रहे हैं ये फीडबैक के ही स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और इसको जरूर याद करिएगा। तो निश्चित ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और आपके जो भी सुझाव हों वह आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि जो अन्य वीडियो आए उसमें मैं सुधार कर सकूं। और इस वीडियो से संबंधित भी यदि आपकी कोई उत्सुकता बस कोई प्रश्न बनते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी उपलब्ध लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।